हेलो मूवी लवर, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे आश्रम सीजन 1 की, क्योंकि आश्रम सीजन 3 पार्ट 2 जल्द ही शुरू होने वाला है। तो इस मूवी के पूरे पार्ट को हम लोग तो देखें। सीरीज की शुरुआत में हम आश्रम के दो आदमियों को देखते हैं जो गर्ल हॉस्टल की वार्डन के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि पम्मी को बुला दो। तब जैसे वो वार्डन पम्मी के कमरे में जाती है तो पम्मी उस पर अटैक करके बांध देती है। फिर पम्मी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ये दोनों वार्डन को ढूंढने ऊपर आ जाते हैं। तब वो पम्मी इन दोनों को बुरी तरह से पीटती है और फिर वो व्यूअर्स को बताती है कि मैंने उस बाबा पर बहुत भरोसा कर लिया था, पर अब मुझे ये लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। फिर यहाँ से कहानी कुछ साल पीछे जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि पम्मी कुश्ती कंपटीशन खेल रही होती है, लेकिन जब रिजल्ट का टाइम आता है तो पम्मी को हराकर दूसरी लड़की को जिता दिया जाता है और हमें पता चलता है कि पम्मी नीची जात की है, इसलिए ऊंची जात वाले कभी उसे जीतने नहीं देते। ये देखकर पम्मी और उसके कोच को बहुत गुस्सा आता है और पम्मी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम सीएम को देखते हैं, जिसने आज अपने अपोजिशन पार्टी के आदमी को अपने साथ मिला लिया था। इधर पम्मी हारने के बाद रोते हुए अपने घर जाने लगती है और यहाँ उसका भाई शक्ति उसे संभाल रहा था। पम्मी कहते कि ये मैच जीतने से मैं नेशनल में खेल सकती थी, पर मेरा सपना ही ऊंची जाति वालों ने खराब कर दिया, जो सुनकर शक्ति को भी बहुत दुख होता है। इन दोनों की बातों से हम समझ पाते हैं कि पम्मी के भाई ने उसकी पढ़ाई और कुश्ती के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और वो घर संभालने लगा था। इसके बाद अगले दिन पम्मी के मोहल्ले में उसके पड़ोसी की बारात निकल रही होती है। तब यहाँ दूल्हे का दोस्त अक्के भी आया होता है, जो न्यूज रिपोर्टर है। उसी समय घोड़ी आती है, जो देखकर मोहल्ले वाले मना करने लगते हैं कि नहीं, दूल्हा घोड़ी पर बैठकर नहीं जाएगा, वरना वो बड़े मोहल्ले वाले बवाल कर देंगे। असल में बड़े मोहल्ले में ऊंची जाति के लोग रहते थे, जो इन लोगों को दबा कर रखते थे। तब ये देख दूल्हे का दोस्त और पम्मी कहने लगते हैं कि हम उन बड़े मोहल्ले वालों से दबने वाले नहीं हैं। अब हमारा भाई घोड़ी पर ही जाएगा, वरना बारात नहीं जाएगी। जिस पर सब लोग मान जाते हैं कि ठीक है, थोड़ी दूर घोड़ी पर चल लो, पर बड़ा मोहल्ला आते ही घोड़ी से उतर जाना। फिर जैसे बड़ा मोहल्ला आता है तो दूल्हा घोड़ी से उतरने से ही मना कर देता है। ये देखकर बड़े मोहल्ले के लड़के उन्हें परेशान करने के लिए यहाँ की लड़कियों को छेड़ने लगते हैं और जैसे कोई लड़की रिएक्ट करती है तो वो लोग मार पिटाई शुरू कर देते हैं। जिसके बाद यहाँ भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी लड़ाई में शक्ति के सर पर चोट आती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। ये देख बड़े मोहल्ले का मुखिया आकर इन्हें कहता है कि अभी तो सिर्फ एक का ही सर फटा है, आगे से हमसे बड़े बनने की कोशिश मत करना, वरना तुम में से कोई बचेगा नहीं। तब जल्दी से शक्ति को ये लोग हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और अक्की अपने दोस्त और पम्मी को हॉस्पिटल ले जाते समय समझाता है कि हमें जाकर पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए, वरना ये लोग आगे भी पता नहीं क्या कर दें। जिस पर पम्मी भी उसकी बात मान लेती है कि मैं इन्हें मजा तो चखा कर रहूंगी। अब ये लोग पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखाने आते हैं, पर यहाँ पुलिस वाला उजागर सिंह FIR लिखने से ही मना कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर बड़े मोहल्ले वालों को पता चला कि उनके खिलाफ FIR हुई है तो वो लोग इन सब का जीना दुश्वार कर देंगे, इसलिए वो इन्हें FIR लिखवाने से मना करता है। पर अक्की और पम्मी उसकी बात नहीं मानते, इसलिए वो FIR लिखवा देता है। इधर ये बात बड़े मोहल्ले वालों को पता चल जाती है कि उनके खिलाफ FIR लिखवाई गई है, इसलिए वो जाकर पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ को ही बंदी बना लेते हैं कि कोई भी शक्ति का इलाज नहीं करेगा। हालांकि ये सब होता हुआ देखकर वहाँ एक आदमी किसी को फोन करता है और कहता है कि यहाँ बाबा जी की बहुत जरूरत है, अन्याय के खिलाफ वही यहाँ कुछ कर सकते हैं। फिर जैसे पम्मी और अक्की आते हैं तो वो सारे डॉक्टर से कहते हैं कि हमारे भाई का इलाज कर दो, वरना ये मर जाएगा। पर बड़े मोहल्ले के आगे किसी की भी नहीं चलती और वो कहते कि जब तक FIR वापस नहीं होगी तब तक इलाज भी नहीं होगा। वहीं पुलिस को भी पता चल जाता है कि बड़े मोहल्ले वालों ने हॉस्पिटल में हंगामा कर दिया है, इसलिए वो सब वहाँ पहुँचने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि काफी सारे लोग बाबा निराला के साथ हॉस्पिटल आते हैं और वो आते ही पम्मी और बाकी छोटी जाति वालों को कहते हैं कि अब हम आ गए हैं, अन्याय अब नहीं फैलेगा। ये कहकर बाबा निराला अपने चेले भोपा को सिचुएशन संभालने के लिए कहते हैं और भोपा जाकर बड़े मोहल्ले वालों को पहले तो पीटता है। फिर बाबा निराला आकर मुखिया से कहता है कि इलाज चलने दो, वरना अच्छा नहीं होगा। जिस पर मुखिया निराला से ही बदतमीजी करने लगता है। तब निराला उसे उसी की भाषा में जवाब देता है और मुखिया शांत बैठ जाता है। उसी समय वहाँ बाकी पुलिस वाले भी पहुँच जाते हैं, लेकिन बाबा का बॉडीगार्ड माइकल पुलिस वालों को अंदर तक जाने नहीं देता। यहाँ हमें पता चलता है कि माइकल भी पहले पुलिस में ही था, पर बाबा से मिलने के बाद माइकल बाबा का बॉडीगार्ड बन गया। वहीं हम बाबा को देखते हैं, जो मुखिया को धमकी देता है कि तेरा पूरा मोहल्ला पंचायत की जमीन पर बना है, अगर हमसे उलझने की कोशिश की तो तुम्हारा घर चला जाएगा। जो सुनकर मुखिया के होश उड़ जाते हैं। वहीं हम सीएम को देखते हैं, जो अपने PA से कह रहा होता है कि ये बाबा निराला अपने भक्त बढ़ाने के लिए हर तरफ पहुंच जाता है, इसलिए हमें इसका कुछ करना पड़ेगा। अब इसके बाद बाबा शक्ति का इलाज करवाते हैं और उनकी मदद के कारण आज सब लोग बाबा को मानना शुरू कर देते हैं कि बाबा हर दुखियारे की मदद करते हैं। जिसके बाद बाबा निराला उस लड़के की बारात भी निकालते हैं और बड़े मोहल्ले के सामने से लेकर
चाहते हैं। तब मुखिया को लगता है कि वो बाबा से पंगा लेकर बुरा फंस जाएगा, इसलिए वो बाबा के पैरों में पड़कर माफी मांगता है और कहता है कि बस हमारे खिलाफ FIR वापस करवा लीजिए, हम आगे से कभी ऐसा नहीं करेंगे। जो सुनकर पम्मी अपनी FIR वापस ले लेती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एक जंगल में खुदाई का काम चल रहा होता है। तब वहाँ एक कंकाल निकलता है जो देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। इधर हम बाबा निराला को देखते हैं जो भयानक सपना देखकर उठ जाते हैं। तब वो भोपा आकर उन्हें कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें एक ही सपना परेशान करता है, आप चिंता मत करो, मैंने उसे इन्हीं हाथों से गाड़ा था। तब हमें कुछ साल पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ भोपा और उसके गुंडे एक लड़की को पकड़ रहे होते हैं, लेकिन वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। तब ये लोग जैसे तैसे उस लड़की को पकड़कर मार डालते हैं और फिर उसी जंगल में गाड़ देते हैं, यानी वो कंकाल इसी लड़की का था। अब प्रेजेंट में कंकाल मिलने वाली बात पुलिस से लेकर मीडिया तक पहुँच जाती है और हर कोई जानना चाह रहा था कि यह कंकाल आखिर है किसका। तभी वहाँ की चुपके से आकर उस कंकाल की पूरी वीडियो बनाता है, लेकिन सही मौके पर उजागर पहुँच के वो फुटेज छीन लेता है क्योंकि ऊपर से ऑर्डर थे कि कोई कंकाल तक नहीं पहुंचना चाहिए। इसके बाद वहाँ SSP आते हैं जिन्हें उनका सीनियर फोन पर कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये केस ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, जितना जल्दी हो सके इसे दबा दो, वरना यहाँ जो फैक्ट्री बनने वाली है उसका काम रुक जाएगा। असल में CM ने ही जंगल में एक फैक्ट्री खोलने की परमिशन एक कंपनी को दी थी और वो नहीं चाहते थे कि इस काम में कोई दिक्कत आए। तब यहाँ SSP उजागर से कहता है कि यह कंकाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, लेकिन कहना कि हल्का फुल्का एग्जामिन करके रिपोर्ट बना दे, हमें और कुछ नहीं करना। इसके बाद वहाँ पूर्व CM हुकुम सिंह आता है जो इस केस में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहा था ताकि वो CM को नीचा दिखा सके, पर उसे अंदर जाने ही नहीं दिया जाता। इधर CM के पास कंपनी का मालिक आकर कहता है कि आप ये मामला शांत करवा दीजिए वरना हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। फिर जब हुकुम सिंह अपनी पार्टी मेंबर से CM को इस बार हराने की बात कर रहा होता है, तब उसकी पार्टी का मेंबर कहता है कि अब तुम्हारी पार्टी नहीं जीत सकती क्योंकि हम लोग CM के साथ ही जा रहे हैं। यह कहकर वो अपने साथ काफी सारे मेंबर्स लेकर चला जाता है और हुकुम सिंह बस देखता रह जाता है। इधर आज पम्मी जब कैंटीन में होती है तब वहाँ वही लड़की उसे ताने मारने लगती है कि मैंने इसे कंपटीशन में कैसे हराया था। तभी सुनकर पम्मी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे खूब मारती है, जिसे उसका एक साथी पकड़ कर ले जाता है और कहता है कि तुझे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, न जाने उसके भाई लोग अब क्या हाल करेंगे। तब पम्मी कहती है कि मैं भी एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जिसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये कहकर वो सीधा निकल जाती है बाबा निराला से मिलने। इधर शक्ति से मिलने उस लड़की के भाई आ जाते हैं जिसे पम्मी ने मारा था और वो गुस्से में शक्ति को खूब मारते हैं। फिर यहाँ जब पम्मी अपने घर पर आती है तो शक्ति उससे पूछता है कि तू क्या कांड करके आई है, पर वो बिना जवाब दिए ही अपने कमरे में चली जाती है। यहाँ जब साधु पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने आता है तो उसे पता चलता है कि कोई नई डॉक्टर आई है जिसने उस कंकाल की पूरी डिटेल में रिपोर्ट बनाई थी। तब वो उजागर को बुला लेता है और जैसे उजागर उस डॉक्टर से मिलता है तो वो बस उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि वो काफी सुंदर थी। फिर ये डॉक्टर नताशा बताती है कि अब तक इतना ही पता चल पाया है कि ये कंकाल किसी लड़की का है जो 20 से 22 साल की होगी और इसका मर्डर चाकू से किया गया था। फिर वो सब बताकर उजागर से इस केस को सॉल्व करने के लिए कहती है कि इस लड़की को इंसाफ तो मिलना ही चाहिए। अब जैसे उजागर वहाँ से जाने लगता है तब अक्की आकर नताशा का इंटरव्यू लेता है जिसमें नताशा उस कंकाल के बारे में सब कुछ बता देती है, पर नताशा के जाते उजागर वो टेप भी उससे छीन लेता है क्योंकि वो इस केस को बाहर आने नहीं दे सकता था। इधर माइकल आकर कहता है कि उस कंकाल के कारण दिक्कत न हो जाए, पर बाबा और भोपा कहते हैं कि बस तुम नजर रखो, हमें और कुछ नहीं करना। अब अगले दिन पम्मी कॉलेज जाने के बहाने अपने घर से निकलती है। तब शक्ति भी उसका पीछा करने लगता है कि ये जा कहाँ रही है। तब पता चलता है कि पम्मी तो आजकल रोज बाबा निराला के आश्रम जाती है। ये देखकर वो चौंक जाता है। फिर वो सीधा पम्मी को आकर डांटने लगता है कि तुझे हम पढ़ाना चाहते हैं और तू यहाँ बाबा के आश्रम आने लगी। तब पम्मी कहती है कि बाबा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनके जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है। फिर वो शक्ति को बाबा के द्वारा बनाए गए वृद्ध आश्रम से लेकर लड़कियों के कॉलेज हॉस्टल तक सब दिखाती है और कहते कि बाबा जी ने सबके लिए प्रबंध करके रखा है, यहाँ कोई भी भूखा नहीं सोता और अब मुझे भी साध्वी बनना है। ये सुनकर शक्ति के होश उड़ जाते हैं। तभी वहाँ रोहतास नाम के आदमी से पम्मी शक्ति को मिलाती है और वो भी बाबा के गुणगान गाने लगता है, जिस पर शक्ति को भी थोड़ा थोड़ा यकीन हो जाता है कि ये बाबा जी सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। साथ ही रोहतास बताता है कि मैं तो बाबा जी का सेवादार हूँ जो उन्हीं की फैक्ट्री में काम करता हूँ और मुझे यहाँ 20,000 रूपए तनख्वाह मिलती है। इसके बाद हम बाबा निराला को देखते हैं जो लोगों को मोह माया से दूर रहने का भाषण दे रहा होता है और वो कहता है कि आज हमारे पास 3 सेठ आए हैं जो अपना सारा धन आश्रम के नाम करके मुक्ति पाना चाहते हैं। तभी हम उन तीनों सेठ को देखते हैं जो भोपा से कह रहे थे कि हमें जाने दो, हमें कुछ त्यागना नहीं है। तब उन्हें लेने बाबा आते हैं और कहते हैं कि ये सब मोह माया ने तुम्हें जकड़ लिया है, पहले तुम लोग प्रसाद खाओ। और जैसे वो लोग लड्डू खाते
हैं तो वो लोग बाबा निराला की बात मानने लगते हैं जैसे लड्डू में कुछ मिला हो। फिर बाबा उन लोगों को सबके सामने लाकर उनका शुद्धिकरण करते हैं और फिर उन्हें आश्रम के कमांडर बनने के लिए एक डॉक्टर के पास भेज दिया जाता है। अब यहाँ होता क्या है ये आपको आगे पता चल जाएगा। फिर घर जाते समय शक्ति पम्मी को डांटने लगता है कि ये बाबा औरों की भक्ति करने में बहुत समय है, पहले तो कुछ बन जा। लेकिन पम्मी को साध्वी ही बनना था और वो शक्ति की बात नहीं मानती। अब अगले दिन उजागर उसी डॉक्टर के पास आता है और कहता है कि मैडम ऊपर से ऑर्डर है कि आप इस रिपोर्ट को बदल दो ताकि ये मामला यही दब जाए। जिस पर नताशा कहती है कि आप लोग इंसान हो भी या नहीं, इस लड़की का मर्डर किया गया है और आप लोग मामला दबाना चाहते हैं। ये कहकर वो दोनों को खूब सुनाती है और आज उजागर को बहुत बुरा लगता है कि हम पुलिस वाले होकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। इसलिए वो नताशा से वादा करता है कि वो ये केस सॉल्व कर रहेगा। फिर यहाँ से जाते समय साधु उजागर से बताता है कि वैसे नताशा मैडम शादीशुदा थी जिनकी अरेंज मैरिज हुई थी, पर इन्होंने बाद में तलाक ले लिया। ये सुनकर उजागर खुश हो जाता है क्योंकि उसे तो नताशा पसंद ही थी। इधर रात को ही पम्मी अपने भाई से लड़ने के बाद घर छोड़ने का फैसला करती है और सीधा बाबा निराला के आश्रम पहुँच जाती है साध्वी बनने। फिर जब सुबह की आरती के समय बाबा पम्मी को देखते हैं तो पहचान जाते हैं कि ये तो उसी मोहल्ले की लड़की है। यहाँ पम्मी कहते कि बाबा जी मुझे साध्वी बनकर आपकी सेवा करनी है, लेकिन बाबा मना कर देते हैं कि जब तक लड़की के घर वाले उसे इजाजत नहीं दे देते हम किसी को भी साध्वी नहीं बनाते, इसलिए पहले अपने घर वालों को लेकर आओ। इधर हुकुम सिंह का पीओ से बता रहा होता है कि ये बाबा निराला आजकल कई सीटों के वोटर्स को कब्जे में करके बैठा है, इसलिए अगर हमें चुनाव जीतना है तो उसे दोस्ती बढ़ानी होगी। जिसके बाद पीए सीधा भोपा से मीटिंग की बात करने पहुंच जाता है और कहता है कि हुकुम सिंह सीएम बनेंगे तो राज बाबा का ही चलेगा, बाकी आप सोच लो। ये सुनकर भोपा खुश हो जाता है और कहता है कि अगले हफ्ते हुकुम को लेकर आ जाना। यहाँ उस कंपनी का मालिक जो जंगल में फैक्ट्री बना रहा था वो सीएम से बताता है कि हमारा काम ही बंद करवा दिया है उस हुकुम सिंह ने, जिस पर सीएम कहता है कि हुकुम के पास इतनी पावर कहाँ से आई। तब पता चलता है कि हुकुम और बाबा की डील होने वाली है, जो सुनकर सीएम भी टेंशन में आ जाता है। फिर सीएम सीधा अपने साले को बाबा के पास भेज देता है उस फैक्ट्री के इनॉग्रेशन के लिए, ताकि बाबा का नाम जब फैक्ट्री से जुड़ेगा तो लोग शांत हो जाएंगे। तब बाबा भी यही सोचने लगता है। वहीं उजागर अब नताशा से दोस्ती बढ़ाने के लिए उसके पास घूमने लगता है और यहाँ से इनकी दोस्ती हो जाती है। फिर अगले दिन उजागर सीधा थाने आता है और मौका मिलते उस कंकाल से मिली पायल को निकाल लेता है ताकि वो उससे लड़की के बारे में खबर निकाल सके। इसके बाद उजागर उस ज्वेलरी पर लिखे नाम को पढ़कर सीधा उसी शॉप पर पहुंच जाता है और वहां के मालिक से पायल खरीदने वाले का नाम पूछता है। तब रिकॉर्ड चेक करने पर पता चलता है कि ये पायल रवि चोपड़ा नाम के आदमी ने खरीदी थी, जो शबनम होटल का ओनर है। ये जानकर उजागर को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये रवि चोपड़ा का लड़के से क्या लेना देना है। फिर वो सीधा रवि चोपड़ा से पूछताछ करने पहुंच जाता है, लेकिन रवि कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। तब उजागर के जाते रवि चोपड़ा सीधा भोपा को कॉल लगाता है, पर वो उसका फोन ही नहीं उठाता। इधर आज भोपा सीधा सीएम के पास पहुंच जाता है और कहता है कि बाबा जी उद्घाटन पर नहीं आ पाएंगे क्योंकि उस दिन आश्रम में बड़ी पूजा है। ये कहकर वो चला जाता है। तब सीएम भी समझ जाता है कि बाबा भी सीएम के ट्रिक जान गया है, इसलिए वो उद्घाटन कैंसिल कर देता है। यहाँ आज उजागर अक्की को थाने बुलाता है और उसे उसकी टेप वापस करके कहता है कि अब ये न्यूज हर तरफ फैलनी चाहिए क्योंकि ये केस काफी बड़ा है। फिर जब अक्की की न्यूज माइकल देखता है तो वो पुलिस वाले को कॉल करके कहता है कि इस रिपोर्टर का पता लगाओ, ये कुछ ज्यादा ही अंदर की खबर बता रहा है। इधर सीएम आज आईजी को बुलाते हैं और कहते हैं कि वो बाबा निराला तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमें उसके खिलाफ पूरी जानकारी चाहिए कि वो है कौन, कहाँ से आया है, सब कुछ, ताकि हम उसे अपने नीचे दबा सकें। इधर आज पम्मी अपने माँ बाप और भाई के साथ बाबा के पास आती है कि अब मुझे साध्वी बनना ही है, जिस पर बाबा मना कर देते हैं कि तू साध्वी नहीं बनेगी, तू पहले कुश्ती लड़ती थी तो आश्रम की तरफ से कुश्ती लड़ेगी और अच्छे से पढ़ाई भी करेगी। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं और फिर वहाँ शक्ति जाते हुए कहता है कि ये बाबा कितने अच्छे हैं, मुझे भी यहाँ नौकरी मिल जाती तो मैं पम्मी के साथ ही रह लेता। इसके बाद ये लोग पम्मी को हॉस्टल में रूम दिलवा देते हैं और हर चीज देखकर पम्मी को बहुत खुशी हो रही थी। फिर रोहतास शक्ति को बाबा जी के पास लेकर आता है और कहता है कि बाबा जी ये भी यहाँ का सेवादार बनना चाहता है, जिस पर बाबा उसे कहते हैं कि ये लालच के लिए यहाँ आया है, हम इसे नहीं रख सकते। तब शक्ति कहता है कि मैं आपकी सेवा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बस आप मुझे सेवादार बना लो। जिस पर बाबा कहते हैं कि कल कुछ लड़कियों का मैं विवाह करवा रहा हूँ, तुम्हें बस एक लड़के से शादी करनी होगी। जो सुनकर शक्ति चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर बाहर आकर रोहतास उसे बताता है कि वो लड़कियाँ प्रोस्टिट्यूट हैं जिन्हें बाबा अब अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं, इसलिए वो शादी करा रहे हैं। तब शक्ति तो मना कर देता है कि मैं ये शादी नहीं करूंगा, लेकिन पम्मी उसे समझाती है कि बाबा जी जो करते हैं वो सही करते हैं, मैं उनके खिलाफ कुछ भी नहीं सुनूंगी और तो भी उनकी बात मान ले। इधर रवि चोपड़ा भोपा से बात करके बताता
बताता है कि पुलिस वाले उस लड़की की पायल मेरे पास लाए थे, ऐसे तो मैं मुसीबत में फंस जाऊंगा, आप इस केस को देख लीजिए। तब भोपा कहता है कि आपने पुलिस वालों को कुछ भी नहीं बताया, इसलिए मैं आपको एक जमीन तोहफे में देना चाहता हूँ, इसलिए आप बताए गए एड्रेस पर पहुँच जाना। जो सुनकर रवि चोपड़ा खुश हो जाता है। इधर एक सोहिनी नाम की लड़की टीवी पर अपनी बहन की पायल पहचान लेती है और हमें पता चलता है कि ये दोनों जुड़वा बहन थी, जिसमें से एक को भोपा ने मारा था और ये लड़की पहले उसी रवि चोपड़ा के होटल में काम करती थी। अब यहाँ जब रवि चोपड़ा भोपा के बताए हुए एड्रेस पर पहुँचता है तो वहाँ आश्रम के 2 आदमी उसका वेट कर रहे थे, जो मौका मिलते रवि चोपड़ा की बंदूक से उसे मारकर वहाँ से चले जाते हैं। यानी भोपा ने अपना ये सबूत भी यहाँ से मिटा दिया था। इधर अक्की से सोहिनी मिलने आती है और बताती है कि जो कंकाल मिला है वो मेरी बहन मोहिनी का है, जो कि 2 साल पहले गायब हो गई थी। वहीं यहाँ रवि चोपड़ा की लाश के पास पुलिस वाले तहकीकात कर रहे होते हैं, लेकिन उजागर के साथ जो पुलिस वाला था वो बाबा से मिला हुआ था और वो कहता कि ये आत्महत्या है और कुछ नहीं। हालांकि उजागर को तो पूरा यकीन था कि एक मर्डर है। तभी उजागर पर अक्की का कॉल आता है कि उस लड़की की बहन मिली है। यह सुनकर उजागर खुश हो जाता है। फिर वो अगले दिन सोहिनी से आकर मिलता है, जो बताती है कि मैं अपनी बहन की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने पहले भी थाने गई थी, पर उसकी कंप्लेन किसी ने नहीं लिखी। और पता करने पर उजागर को साधु बताता है कि उस टाइम पर माइकल ही था जो थाना इंचार्ज था, जिसके बाद ही वो बाबा से कनेक्ट हो गया था और उनका बॉडीगार्ड बन गया। अब यह सारे कनेक्शन सीधा बाबा निराला के आश्रम से मिल रहे थे और ये भी पता चलता है कि पिछले कुछ सालों से 9 से 10 लड़कियां गायब हो चुकी हैं। फिर नताशा सोहिनी का ब्लड सैंपल लेती है उस कंकाल के डीएनए से मिलाने के लिए और फिर वो कहते कि सोहिनी अब से मेरे साथ ही रहेगी और आप सब जाइए केस को सॉल्व कीजिए। इसके बाद हम आईजी को देखते हैं, जो बाबा निराला के बारे में ही सारी जानकारी निकालने में बिजी था। तब वो सीधा बाबा निराला की पत्नी से जाकर मिलता है, जो बताती है कि बाबा एक ढोंगी है जिसका नाम मोंटी है और वो पहले बहुत गलत काम करता था, पर अब देखो बाबा बना बैठा है। फिर ये बात जैसे बाबा निराला को पता चलती है कि आईजी उसकी पत्नी से मिला था, तो वो भप्पा से कहता है कि इस आईजी का कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद हम रात में आईजी को देखते हैं, जिसे एक लड़की का कॉल आता है कि मैं बाबा निराला को एक्सपोज कर सकती हूँ, बस आप मुझसे मिलने होटल में आ जाइए। तब आईजी तुरंत उस लड़की से मिलने पहुँच जाता है और यहाँ वो लड़की बाबा निराला के बारे में बताते बताते आईजी को सेड्यूस करने लगती है। तब आईजी भी कंट्रोल नहीं कर पाता और यहाँ ये इंटीमेट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये तो बाबा की ही चाल थी, जिसने उसकी पूरी वीडियो बना ली थी। अब अगली सुबह बाबा आईजी को कॉल करके हड़काता है कि तुझे मेरे घर जाने के लिए किसने कहा था, अब तो अपनी वीडियो देख कहाँ कहाँ वायरल होती है। ये सुनकर आईजी बहुत डर जाता है और कहता है कि बाबा जी आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा, बस मुझे बचा लो। इधर आज हुकुम सिंह बाबा से मिलने जा रहा होता है, जहाँ बाबा आज कई सारी लड़कियों की शादी करवा रहे होते हैं, जिसमें से एक लड़का शक्ति भी था। यहाँ शक्ति जब लड़की को देखता है तो उसे वो पसंद आ जाती है। हालांकि शक्ति जानता था कि वो एक प्रोस्टिट्यूट रह चुकी है, पर बाबा के आदेश के लिए वो शादी भी कर लेता है। वहीं हुकुम सिंह आकर बाबा के सेवक के रूप में लोगों के सामने आता है और यहाँ सब लड़कियों की शादी हो जाती है। इसके बाद हुकुम सिंह बाबा से आकर मिलता है और कहता है कि हमें आपसे केवल 20 सीट के वोट चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोग आपके भक्त हैं। जिस पर भोपा कहता है कि एक सीट की कीमत 5 करोड़ रुपए है, जो सुनकर हुकुम मना कर देता है, इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास और मैं आपको 3 करोड़ रुपए दे सकता हूँ पर सीट के। तब जैसे तैसे इनकी बात 3.5 करोड़ पर डन हो जाती है। फिर जब भोपा और बाबा साथ में होते हैं तो बाबा उसे कहता है कि हमारे भक्त सिर्फ बूढ़े लोग हैं, इसलिए हमें यूथ को भी अपना भक्त बनाना है। इसके बाद यहाँ शक्ति और उस लड़की बबीता की सुहाग रात होती है, जहाँ शक्ति शर्मा रहा था, पर फिर शक्ति हिम्मत करके उसके साथ इंटीमेट हो ही जाता है। यहाँ आज हुकुम सिंह से मिलने आईजी आता है और उसके पैरों में पड़कर कहता है कि मुझे बाबा से बचा लो, वो मेरी वीडियो हर जगह फैला देगा। जिस पर हुकुम सिंह कहता है कि वो जंगल में बनने वाली कंपनी और सीएम के बीच में जो भी डील हुई है उसकी फाइल लाकर दे दे और मैं तुम्हारा मामला संभाल लूंगा। जिसके अगले ही दिन हुकुम सिंह वो फाइल लेकर लोगों के सामने आता है और सीएम को एक्सपोज कर देता है कि उसने पैसा खाकर वो जमीन अलॉट की थी। इसके बाद हुकुम सिंह के साथ आईजी सीधा बाबा के पास आता है और वो उसकी बनाई हुई फाइल देकर कहता है कि आपके खिलाफ सारे सबूत इसी फाइल में हैं, बस आप मुझे माफ कर दो। तब बाबा उसे माफ करते हुए अपना प्रसाद दे देते हैं। फिर अगले दिन ये खबर आती है कि आईजी को दिल का दौरा पड़ा है, इसलिए वो हॉस्पिटल में है। वहीं सीएम भी अब ये घोटाला सामने आने से काफी ज्यादा टेंशन में था कि वो अब करे क्या। इधर पम्मी अब अपनी कुश्ती की ट्रेनिंग शुरू कर देती है, जहाँ उसे काफी मजा आ रहा था। फिर माँ शक्ति उससे मिलता है और कहता है कि आज मैं बबीता को माँ बाबूजी से मिलाने जा रहा हूँ, बस मम्मी चिल्लाए ना। फिर यहाँ आज होटल शबनम में आकर उजागर और साधु वहाँ के मैनेजर से पुरानी सीसीटीवी फुटेज लेकर चेक करने लगते हैं। तब इन्हें मोहिनी का फुटेज मिलता है, साथ ही कविता भी एक फुटेज में नजर आती है, जो देखकर उजागर एक वेटर से इनके बारे में पूछता है और कविता का एड्रेस उससे ले लेता है। फिर ये लोग कविता के माँ बाप से आकर कविता के बारे में पूछते हैं, जिस पर उसके पापा बताते हैं कि हमारी बेटी कुछ साल पहले विधवा हो गई थी, पर जब से वो आश्रम गई है तब से वो खुश है। तब उजागर उन्हें कविता से बात कराने को कहता है। फिर जब ये लोग आश्रम में कविता से बात करते हैं तो उजागर उससे मोहिनी के बारे में पूछने लगता है, लेकिन कविता डर के मारे कुछ भी नहीं बता पाती और वो कहते कि मुझे आश्रम से घर आना है, पर ये सुनते उसके पिता फोन काट देते हैं। फिर वो उजागर को अपने घर से जाने के लिए भी कह देते हैं। वहीं कविता के घर जाने वाली बात यहाँ एक बड़ी साध्वी सुन लेती है
और वो गुस्से में कविता को एक कारागार में डाल देती है सजा के तौर पर। इधर बबीता को शक्ति के साथ देखते उसकी माँ भड़क जाती है और यहाँ माँ और बेटे में काफी बहस होती है, लेकिन शक्ति के पापा बात को संभाल लेते हैं। वहीं रात को उजागर नताशा से मिलने आता है और वो उसे बताने लगता है कि वो कविता आश्रम में रहना नहीं चाहती, लेकिन उसके माँ बाप को उसकी कोई फिक्र ही नहीं है। और पता करने पर ये सामने आया है कि कविता के पिता की शुगर फैक्ट्री है जिसमें आश्रम उनका सबसे बड़ा क्लाइंट है, इसलिए वो शायद आश्रम से पंगा लेना नहीं चाहते। फिर अगले दिन उजागर सीधा कविता से मिलने आश्रम पहुंच जाता है, लेकिन माइकल उसे अंदर तक जाने नहीं देता। इधर कविता एक गार्ड के पैरों में पड़कर अपने आप को जेल से आजाद करवा लेती है और फिर वो मौका मिलते ही वहाँ से सीधा एक लोड हो रही गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। तब जैसे ये बात बड़ी साध्वी को पता चलती है, वो भोपा से जाकर कहती है कि हमें कविता को ढूंढना होगा, जिसके बाद ये लोग कविता को ढूंढने लगते हैं। हालांकि थोड़ी देर बाद इन्हें पता चलता है कि कविता तो अपने माँ बाप के घर गई है, इसलिए ये लोग सीधा वहाँ जाने लगते हैं। वहीं यहाँ कविता अपने भाई को कॉल करके घर बुला लेती है, क्योंकि वही उसे इस नर्क से निकाल सकता है, वरना उसके माँ बाप तो उसकी नहीं सुनने वाले। अब जैसे उसका भाई घर आ रहा होता है, तब भोपा के कुछ गुंडे उसे बिना वजह पीट कर चले जाते हैं और भोपा आकर उसे घर तक पहुँचाता है। फिर जैसे कविता ये सब देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं कि इन्होंने मेरे भाई का क्या हाल कर दिया। जिसके बाद भोपा कविता को साइड में ले जाकर कहता है कि अगर तूने किसी के सामने भी मुंह खोला तो मैं तेरे पूरे परिवार को मरवा दूंगा, और आज तो तू यहाँ रह ले, लेकिन कुछ दिन में चुपचाप आश्रम आ जाना, वरना मेरे लोग तुम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। इधर आज पम्मी से मिलने उसका पहले वाला कोच आता है, जो कहता है कि तू कहाँ इस पाखंडी बाबा के चक्कर में फंस गई, तो अपना करियर ऐसे बर्बाद मत कर। ये सुनते पम्मी को गुस्सा आ जाता है और वो अपने कोच को ही सुनाकर चली जाती है कि मैं बाबा जी के बारे में कुछ भी नहीं सुनूंगी। यहाँ आज भोपा होम मिनिस्टर से बात करके उजागर के थाने के पुलिस वाले दास का प्रमोशन करा देता है, ताकि आगे कोई भी लड़की वाला मैटर अटके तो वो उनकी मदद कर सके। अब जैसे ये बात उजागर को पता चलती है कि उसके साथ वाले दास का प्रमोशन हो गया है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि अब इन्वेस्टिगेशन में काफी टांग अड़ाएगा। इसके बाद उजागर बार में जाकर खूब शराब पीता है, क्योंकि उसके साथ वालों का सबका प्रमोशन हो रहा था, लेकिन सिवाय उजागर के, क्योंकि उजागर एक ईमानदार ऑफिसर था। तब वहाँ साधु से बात करके नताशा भी आ जाती है और उजागर को अपने घर लाकर सुला देती है। फिर अगले दिन उजागर को उसके सीनियर बुलाकर डांटने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उजागर इस केस की कुछ ज्यादा ही अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इसलिए वो उजागर को आखिरी वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। फिर जब उजागर हॉस्पिटल में नताशा के पास होता है तो वो कहता है कि मैं इस नौकरी को छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि ये सारे लोग बिके हुए हैं। जिस पर नताशा उजागर को हिम्मत देती है कि इतनी आसानी से हार मत मान लो, तुम्हारे भरोसे तो सोहिनी बैठी है कि तुम उसे इंसाफ दिलाओगे। जो सुनकर उजागर भी मान जाता है, फिर वो अक्की से कहता है कि जाओ सोहिनी को नताशा के घर पर छोड़ाओ। वहीं हम देखते हैं कि अक्की पर माइकल के लोगों ने नजर रखी थी और उन्हें सोहिनी का भी पता चल जाता है। इसके बाद रात के समय हम देखते हैं कि एकदम से नताशा के घर पर कुछ लोग फायरिंग करने लगते हैं। तब मौके पर अक्की पहुंचकर उन्हें बचाता है, साथ ही वो उजागर को भी बुला लेता है। तब उजागर मौके पर पहुंचकर उन लोगों को मारता है और फिर यहाँ सही समय पर अक्की सोहिनी को लेकर अपने गाँव चला जाता है, क्योंकि उसे पता था कि ये लोग सोहिनी को मारने जरूर आएंगे। इसके बाद यहाँ दास आता है कि हम आए हैं आप लोगों को बचाने के लिए। तब इसी बात पर उजागर की उससे बहस होने लगती है। तब साधु आकर बात को संभालता है। फिर जब नताशा और उजागर साथ में बैठे होते हैं तो बात ही बातों के दौरान वो दोनों करीब आ जाते हैं, जिसके बाद आज ये इंटीमेट भी होते हैं। इधर आज आश्रम के लोग कविता को ले जाने आते हैं और अपने परिवार की खातिर कविता चुपचाप उनके साथ चली जाती है। फिर आश्रम में आते ही वहाँ की वार्डन पहले तो कविता को भागने के लिए खूब मारती है, फिर वो उसे सफाई के काम में लगा देती है सजा के तौर पर। वहीं हम भोपा के आदमी सन्नी को देखते हैं, जो हॉस्टल की शांत से रहने वाली लड़की से बातें करने की कोशिश करता है, और हम समझ पाते हैं कि ये लड़की डर के मारे किसी से भी बात नहीं करती। इधर हम बाबा और भोपा को देखते हैं, जहाँ निराला कहता है कि अब हमें एक यूथ स्टार चाहिए जो यूथ को हमारा भक्त बना देगा। फिर वो एक रैपर टिक्का सिंह की म्यूजिक वीडियो दिखाता है और कहता है कि हमें इसे ही अपने साथ जोड़ना है ताकि यूथ हमसे जुड़ जाए। तब भोपा अगले दिन टिक्का सिंह को अपने आश्रम के साथ मिलाने जाता है, लेकिन वहाँ तो टिक्का काफी नशे में होने के कारण भोपा को ही गालियाँ सुनाता है और बाबा को भी भला बुरा कहता है। ये देखकर भोपा को काफी गुस्सा आता है और फिर अगले ही सुबह नार्कोटिक्स वाले टिक्का सिंह के होटल में रेड मार देते हैं, जो देखकर टिक्का का सारा नशा उतर जाता है और इससे टिक्का को जेल भी हो जाती है। यहाँ टिक्का का मैनेजर भी काफी कोशिश करता है उसे बचाने की, लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं होता। जिसके बाद हम जेल में देखते हैं कि टिक्का को बाबा के कुछ भक्त बहुत ही बुरी तरह मारते हैं, क्योंकि उसने भोपा और बाबा की काफी बेइज्जती करी थी। जिसके थोड़ी देर बाद बाबा निराला आते हैं और टिक्का उनके पैरों में गिर जाता है कि कैसे भी करके आप मुझे बचा लीजिए, मैं आपका भक्त बनकर रहना चाहता हूँ। तब बाबा भी उसे जेल से निकलवा देता है और टिक्का अगले दिन ग्रैंड एंट्री के साथ आश्रम आता है और मीडिया के सामने अनाउंस कर देता है कि मैं आज से बाबा निराला का भक्त हूँ। वहीं पम्मी भी बाबा निराला से मिलने आती है और उसके साथ बबीता भी थी। तब बाबा की नजर उस पे पड़ती है और वो उसे देखता ही रह जाता है, यानी निराला को बबीता पसंद आ गई थी। इसके बाद रात के समय जब शक्ति अपनी बीवी के साथ होता है, तभी उसे बाबा के लोग लेने आते हैं, तो शक्ति चुपचाप चला जाता है। फिर वहाँ बाबा उसे कहते हैं कि तेरे काम की हर कोई तारीफ कर रहा है, इसलिए हम तेरा प्रमोशन कर रहे हैं। तुझे यहाँ से बॉर्डर के पास वाली फैक्ट्री को संभालना है और तेरी सैलरी
40,000 होगी। जो सुनकर शक्ति खुश हो जाता है। फिर जब वो कहता है कि मैं अपनी बेबी के साथ कल चला जाऊंगा, तो बाबा उसे समझाता है कि ये पत्नी वगैरह सब मोह माया है, तुम्हें जन कल्याण के लिए काम करना है, और अगर तुम चाहते हैं कि तुम मेरे खास आदमी बन जाओ, जिसे सब लोग कमांडर कहते हैं, तो तुम्हें अपना शुद्धिकरण करवाना होगा। जिस पर शक्ति तुरंत मान जाता है। तब यहाँ शक्ति का शुद्धिकरण चालू होता है और फिर उसे सीधा डॉक्टर के पास पहुँचा देते हैं। अब शक्ति कोई सवाल पूछ पाता कि ये क्या हो रहा है, उससे पहले शक्ति को बेहोश करके ऑपरेशन कर दिया जाता है। इसके अगली सुबह जब शक्ति रूम पर नहीं आता, तो बबीता सीधा पम्मी के साथ उसे ढूंढने निकल जाती है और पता चलता है कि शक्ति तो हॉस्पिटल में है। यहाँ बाबा शक्ति के पास बैठे होते हैं, जिनसे शक्ति कह रहा था कि आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब मैं बबीता को खुश कैसे रखूंगा। तब यहाँ हमें पता चलता है कि बाबा ने शुद्धिकरण के नाम पर शक्ति के टेस्टिस कटवा दिए हैं। फिर निराला उसे समझाता है कि ये शुद्धिकरण तो मैंने भी करवाया है, तभी तो मैं बाकी लोगों से ऊपर उठ पाया हूँ। जो सुनकर शक्ति भी खुश हो जाता है। तभी वहाँ बबीता और पम्मी आती है और वो पूछने लगती है कि किस बात का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन शक्ति उनसे बहाना बना देता है और कहता है कि मेरा प्रमोशन हो गया है, मुझे कल सुबह दूसरी फैक्ट्री जाना है। ये सुनकर वो खुश हो जाते हैं। हालांकि बबीता को कुछ गड़बड़ लग रही थी। इधर उजागर अपने एक IPS दोस्त से जाकर मदद मांगता है कि तुम एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर दे दो, ताकि हम आश्रम और उससे जुड़े लोगों की जांच कर सकें, जिस पर उसका दोस्त भी रेडी हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि साधु और उजागर अपनी नौकरी से छुट्टी ले लेते हैं और इन दोनों ने आश्रम में घुसकर एविडेंस इकट्ठा करने का मन बना लिया था। वहीं एक आश्रम की फैक्ट्री में नारकोटिक्स वाले रेड मारते हैं। तब बोप्पा उन्हें पैसे खिलाकर उनका मुंह बंद करवा देता है। हालांकि हमें ये तो समझ आता है कि यहाँ ड्रग्स का कुछ ज्यादा यूज हो रहा है। इधर अक्की को उसके दोस्त का कॉल आता है कि यहाँ सोहिनी को रखना सेफ नहीं है, इसलिए इसे यहाँ से कहीं और ले जाना होगा। तब अक्की रात को प्लान बनाता है ताकि वो किसी की नजर में न आए। हालांकि अक्की पर भोपा के 2 गुंडे हर समय नजर रखे हुए थे। इधर नताशा उजागर और साधु को ड्रग्स की दवाइयाँ दे देती है ताकि ये दोनों नशा मुक्ति केंद्र के जरिए आश्रम में एंट्री कर पाए। पर उसी समय उजागर पर अक्की का कॉल आता है कि हमें सोहिनी को मेरे गाँव से भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसकी फोटो कुछ गुंडे लेकर अपने साथ घूम रहे हैं। तब उजागर अक्की के साथ मिलकर एम्बुलेंस की मदद से सोहिनी को वहाँ से बाहर निकालता है और अक्की उसे लेकर कहीं दूर चला जाता है ताकि सोहिनी सेफ रहे। फिर उजागर और साधु आकर वो ड्रग्स ले लेते हैं। वहीं आज रात बबीता शक्ति के करीब जाने लगती है, लेकिन शक्ति मना कर देता है। तभी बबीता को महसूस होता है कि शक्ति के टेस्टिस नहीं है और बबीता इसका कारण पूछती है, जिस पर शक्ति कहता है कि कुछ दिक्कत हो गई थी, इसलिए वो हटाने पड़े। हालांकि बबीता समझ जाती है कि ये सब उसी बाबा ने करवाया होगा। तब वो बाबा को गालियां देने लगती है, लेकिन उल्टा शक्ति तो बबीता को ही सुनाने लगता है कि तेरी जिंदगी उसी बाबा ने सुधारी है। जिस पर बबीता रिवील करती है कि मैं तो धंधा करती थी और इसी बाबा ने रेड पड़वा कर हमें जबरदस्ती शादी करने के लिए मजबूर किया, वरना ये हमें जेल में ही सड़वा देता। जो सुनकर शक्ति भी उसकी बात नहीं मानता और उसे चाटा मारकर चला जाता है। इसके बाद शक्ति को बाबा का आशीर्वाद दिलवाकर दूसरी फैक्ट्री में भेज देते हैं और बबीता बस दूर से देखती रह जाती है। फिर रात को जब बबीता सोने जा रही होती है, तभी उसे बाबा के लोग लेने आते हैं और वो उसे सीधा दूसरे रास्ते से एक कमरे में लाते हैं। वहीं निराला बाबा उसका इंतजार कर रहा था। तब बबीता कहती है कि आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं अभी तो खुश रहने लगी थी, पर आपने मेरे पति के साथ अच्छा नहीं किया। तब निराला उसे शांत करने के लिए प्रसाद के तौर पर लड्डू खिलाता है, जिसे खाते बबीता नशे में हो जाती है। यानी लड्डू में ही बाबा नशे की दवाइयाँ डलवाता था ताकि लोग उसके कंट्रोल में रहें। इसके बाद बाबा नशे की हालत में बबीता के साथ इंटीमेट होता है। यहीं पर सीजन 1 खत्म होता है। हाँ तो दोस्तों, आपको सीजन 1 का ये एपिसोड कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक और शेयर करिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सीजन पार्ट 3 का 2 देखने के लिए एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।